फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले सीटेट को लेकर, जो कि आपके जून में सीटेट का एग्ज़ाम है। उसी के लिए हमने ये बीसीडीपी की श्रृंखला चला रखी है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीडीपी से संबंधित, उसमें हम लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आपकी श्रृंखला पर चलेंगे, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट है। जिसमें प्रैक्टिस सेट में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा सीडीपी से, जो कि आपकी 30 नंबर की आती है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इनमें से वह कौन सी क्रिया है संज्ञानात्मक क्रिया जो कि सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो जो आपका वर्गीकरण करना होता है वो आपका सूचना के विश्लेषण, वर्गीकरण करना, किसी भी चीज़ को वर्गों में बांट देना, तो उसका विश्लेषण हो रहा है ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें। इसे हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि आपका कोई भी समस्या हुई, जैसे संज्ञानात्मक क्रिया एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों, अनुभवों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निर्णय करना, वर्णन करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना आदि संज्ञानात्मक क्रियाओं में शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि राजेश अति लोलुप पाठक है। कैसा है? जो राजेश है वो अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है और यह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो ये जो आपका राजेश है वो किस तरीके का स्टूडेंट है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। कैसा? जब कोई भी बच्चा है वो खुद कोई काम करता है तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। जब हम किसी बच्चे से कहते हैं कि भाई पढ़ लो बेटा पढ़ लो, तो वो हम बाहर से उसे प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चा खुद से ही पढ़ता है तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण होता है। यानी कि जब हम कोई बच्चा है उसे जब वो कोई किसी कार्य को करता है और हम उसे अनुमति दे देते हैं कि हाँ बेटा ऐसा कर लो, तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसी के लिए उसे मना कर देते हैं तो वो अंदर से व्यथित हो जाता है। तो ये किस तरीके का हो जाता है? तो वह अपनी उपेक्षाओं को कम करने के कारण हो जाता है। कैसी? जो उसकी उपेक्षाएं होती हैं उन्हें वो कम करता है, जिसके कारण उसको ऐसा हो जाता है। तो इसका ये ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। जो मानव बुद्धि और विकास की जो समझ होती है वो शिक्षक को कैसे बनाती है? तो वो शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता से समझने के योग्य बनाती है। वो बच्चा क्या कर चाहता है, क्या नहीं चाहता है, ये सब उसमें विकसित कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा हो गया आपका, चौथा भी हो गया। अब हम चलेंगे पाँचवें क्वेश्चन पर। पाँचवें क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। नहीं, जब हम शिक्षक कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उससे बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, ना कि बाधक होता है। नेक्स्ट है कि विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में प्रभावित होता है। नहीं, सीखना और विकास जो है वो समाज सांस्कृतिक संदर्भों में प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते नहीं, शिक्षार्थी बहुत सारे तरीकों से सीखते हैं। फिर है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ये आपका आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन आता है। छठवें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा? तो जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि पहला है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। तो ये हाँ हो सकता है। फिर है कि समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, ये भी है। फिर है कि आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। फिर है कि सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वातावरण वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। कैसे? तो हम बता देते हैं आपको कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका रहती है, क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चे के विकास में बच्चे का जो आनुवंशिक गुण होता है, साथ ही उसके जो चारों ओर का जो वातावरण होता है उस पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
एक आपको हम जो क्या कहते हैं डेफिनेशन है वुडवर्थ ने दी है कि व्यक्ति वंशक्रम तथा वातावरण का योग नहीं है, उसका गुणनफल है। क्या है? उसका वो योग नहीं है, उन दोनों का वो गुणनफल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे हम चलेंगे छठवें के बाद सातवें क्वेश्चन पर। सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सामाजिकरण है, तो सामाजिकरण क्या होता है? तो व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजिकरण है। क्या? जो उसके मानदंड होते हैं वो उन मानदंडों के साथ ही अनुकूलन कर लेता है, तो उसे ही हम सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, आगे सॉरी गाइस, ये PDF थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अब ठीक है। तो मानदंडों के साथ अनुकूलन करना ही सामाजिकरण है। अर्थात सामाजिकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे सातवें के बाद आठवें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर ने पूछा है कि एक पीटी यानी कि खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो कौन सी युक्ति होगी? तो जो आपका पहला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक पीटी खेल शिक्षक हैं, क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारने के लिए वह निरंतर शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण पर अधिक अभ्यास कराने तथा बाद में उनका परीक्षण भी लें, ताकि अभ्यास के दौरान कोई कमी रह गई हो तो वह परीक्षण में पता चल जाए, उसे सुधारा जा सके। ऐसा करने से उसे अपना लक्ष्य पाने में सहजता होगी। ठीक है, आगे हम चलेंगे 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन में है पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वे विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है, जो कि वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसमें जो शिक्षार्थी है वो किस तरीके का ज्ञान जो है वो बच्चों को दे रही है वो हमें बताना है। तो वो क्या चाह रही है? वो बच्चों को हर तरीके से सिखाना चाहती है ताकि जो वो सिखा रही है वो बच्चों की आत्मसात हो जाए। क्या हो जाए? आत्मसात हो जाए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे 10वां क्वेश्चन है आपका कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने को कर लिया है। स्कीमा को दाल चावल खाने को कर लिया है। क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है कि जो दाल चावल है उन्हें आपस में मिलाकर हाथ से खाया जाता है, तो उसने उसके अनुरूप ही अनुकूलन कर लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो कौन सा है? तो वो है आपका सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के विभिन्न पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। बाकी की जो तीनों है वो आपके संबोधित किए गए हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे 12वां क्वेश्चन पर। तो इसमें 12वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है वो किस पर बल देता है ये हमें बताना है। तो वह प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। किस पर? विलक्षण योग्यताओं पर। यानी कि जो कोई भी बुद्धि है और वो एक तत्व में नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। तो जो हार्वर्ड गार्डनर है वो बुद्धि का जो सिद्धांत है, यानी कि जो भी कोई भी एक व्यक्ति है सबके अंदर अलग अलग बुद्धि होती है, सबके अंदर अलग अलग सीखने की समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो उन विलक्षण योग्यताओं को पर बल दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। 13वां क्वेश्चन है आपका कि था फा चा ध्वनियाँ हैं। जो था फा चा ध्वनियाँ हैं वो कैसी हैं? तो ये आपकी स्वनिम ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है और ये इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे है आपका 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो नहीं,
फिर है कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, या फिर अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहना चाहिए, या फिर कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अपारंपरिक यानी कि लड़के को हम लड़की का भी रोल दे सकते हैं और लड़की को लड़की का रोल दे सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 14 के बाद 15वां क्वेश्चन है, जिसमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि विद्यालय को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो किसके लिए करना चाहिए, तो इसका जो है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या नहीं हैं, योग्य या अयोग्य है, ये समझने के लिए भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि शिक्षार्थी में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो किस प्रकार का, तो वह बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 16वां का। 17वां क्वेश्चन है आपसे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो किस पर बल देता है, तो वो सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, 17वां हो गया। अब हम चलेंगे 18वां क्वेश्चन पर। तो 18वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद्यालय आधारित आकलन है। तो विद्यालय आधारित आकलन कैसा होता है, तो ये आधारित जो आकलन हुआ है वो परिचित वातावरण से अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थी मदद कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो विद्यालय आधारित आकलन होता है वो परिचित वातावरण होता है और उसमें सीखने के लिए सभी जो शिक्षार्थी होते हैं वो उसमें मदद कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 के बाद हम चलेंगे 19वां क्वेश्चन पर। तो 19वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो तत्परता, तो जो आपका ये सीखने के साथ तत्व में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, इस संज्ञानात्मक जो स्तर है उसको देखने की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम आप मत सोच लेना, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे 20वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें एग्जामिनर ने पूछा है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो क्या कहना सबसे उचित होगा उसमें कि शारीरिक रूप से जो भी असुविधाग्रस्त बच्चे होते हैं उसे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी। आगे हम चलेंगे 21वां क्वेश्चन है आपका कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो किसके कारण, केवल एक को छोड़कर और बाकी जो सांस्कृतिक कारक हैं उसे छोड़कर बाकी की सभी से आपकी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 का। आगे है आपका 22 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि एक सामाजिक विद्यालय है, एक समावेशी विद्यालय। तो एक समावेशी विद्यालय कैसा होता है, शिक्षार्थियों की नियोगिताओं के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, या फिर शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, या फिर शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों को चुनौतीपूर्ण उपलब्धि निर्धारित करता है, या फिर विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो इसमें है कि जो शिक्षार्थियों की नियोक्ता के अनुसार, तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट होगा, जल्दी से हमें कमेंट में बताइएगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे 22 के बाद हम चलेंगे 23 पर, जिसमें पूछा गया है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को कैसा होना चाहिए, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। जो प्रतिभा वाली शिक्षार्थी होते हैं उन्हें ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। 24वां पर चलेंगे हम। 24वां क्वेश्चन है इसका कि डैश के कारण प्रतिभाशाली होते हैं। किसके कारण प्रतिभाशाली होते हैं, तो आनुवांशिक रचना के कारण प्रतिभाशाली होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 24 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।